फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि आजकल जो चर्चा हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, क्या है न्यू एजुकेशन सिस्टम और इसके तहत क्या बदलाव किए गए हैं, पुराने सिस्टम में क्या था और जो नया वाला लागू होने वाला है कब से होने वाला है, उसमें क्या चेंजेस रहेंगे जो हाल ही में अपने को उसका बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। आइए हम सभी इन मुद्दों पर आज फोकस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो पहला एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम था वो इसके पहले कब लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था 1968 में। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिस्टम था वो ज़्यादा काल नहीं चल पाया। उसके बाद में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1986 में। जो 1986 में पॉलिसी लाई गई थी उसमें भी कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ सुधारना हुई थी और वो जो बदलाव थे वो फिर से 1992 के तहत बदलाव किए गए थे और आज तक हम जो एजुकेशन कर रहे थे वो यही 1992 का एजुकेशन सिस्टम था, पॉलिसी था। अभी जो बदलाव हुए हैं, नया सिस्टम आया है नेशनल एजुकेशन सिस्टम, इसको अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलेंगे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा क्या परिणाम है जो हमको देखने के लिए मिलेगा और इसमें क्या बदलाव है, आइए अपन वन बाय वन इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के तहत जो 10+2 का पैटर्न हम अब आज तक के पढ़ते आ रहे थे, इस पैटर्न में अभी जो बदलाव आया है वो 4 स्टेज में आया है। 4 स्टेज का मतलब है, एक पहला रहेगा फाउंडेशन कोर्स। इस फाउंडेशन कोर्स के तहत जो क्लासेस चलेगी वो केजी से क्लास 2 तक चलेगी। केजी से क्लास 2 का मतलब ऐसा है कि इसमें प्रीवियस केजी 1, केजी 2, केजी 3 और उसके बाद में क्लास 1, क्लास 2, ऐसे टोटल 5 का समावेश रहेगा। इसी के तहत जो सेकंड स्टेज रहेंगी पैट्रियोटिक टेस्ट। इस पैट्रियोटिक फील्ड में 3+3+4 का पैटर्न रहेगा। पहला रहेगा फाउंडेशन, दूसरा रहेगा पैट्रियोटिक, तीसरा रहेगा मिडल और चौथा रहेगा हायर। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बदलाव हुए हैं, पहला बदलाव ये था कि जिसमें पार्सल डेफिनेटली जाएंगे, कंटिन्यूस जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो रहेगा पैट्रियोटिक। इसका मतलब ये है कि इसमें क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 इन तीनों का समावेश होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी ऐसे चलता था, आज भी ऐसे चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा, लेकिन बदलाव क्या हुआ है? तो बदलाव ये हुआ है कि स्टार्टिंग के जो 5 साल का ड्यूरेशन रहेगा उसमें कंपलसरी लैंग्वेज रहेगी। कंपलसरी जो रहेगी वो अपनी रीजनल लैंग्वेज रह सकती है, राजकीय भाषा जिसे बोलते हैं। उसके तहत अपनी प्रादेशिक भाषा, इनका भी समावेश रहेगा। दिक्कत ये है कि इन 5 साल के अंदर में जो कंपलसरी लैंग्वेज का एक राजकीय भाषा का जो समावेश होगा, उस राजकीय भाषा के तहत हमको अदर लैंग्वेज के ऊपर उतना फोकस करने नहीं दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज होती है, केरल में पढ़ते तो मलयालम है, बिहार तरफ जाते हैं भोजपुरी वगैरह है, एमपी और छत्तीसगढ़ की हिंदी है। इस तरह से मैक्सिमम भाषाओं में एक प्रादेशिक भाषा के रूप में शुरुआत के 5 साल तक उसका लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी और उसके बाद हो सकता है कि वो लैंग्वेज इस 8 साल तक चले आने वाले। और पैट्रियोटिक जो स्टेज रहेगी उसमें भी उसको एडिशन लाया जा सकता है, एडिशन में किया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और ऐसे क्या बदलाव है। तो देखो, सिलेबस लगभग वही रहने वाला है। फर्क ये पड़ने वाला है कि आज तक जो वोकेशनल एजुकेशन 11वीं और 12वीं के बाद चालू होने वाला था वो क्लास नंबर 6 से चालू होने वाला है, मतलब मिडिल क्लास से चालू होने वाला है। फाउंडेशन कोर्स में छूटने के बाद में और पैट्रियोटिक निकलने के बाद में जो वोकेशनल एजुकेशन ऐड होगा वो होगा क्लास नंबर 6 से। वोकेशनल का मतलब ये है पर्टिकुलर किसी इंसान के अंदर में उस फील्ड का स्किल डेवलप कर देना। अब स्किल का मतलब ये है कि उस इंसान को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी कुछ नॉलेज हो। अब अच्छी बात है कि अपने को पहले से इस फील्ड में एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, उसका नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा नुकसान है इस बात का कि जो स्किल पहले से आ जाएगी अंदर में, उसका एक माइनस पॉइंट ये रहेगा कि हाल ही में अगर वो बड़ा होकर कुछ प्लस पॉइंट के बारे में सोचे, जैसे वो IAS, IPS वगैरह के अधिकारी बनने के बारे में सोचे, तो ऑलरेडी उसके अंदर में स्किल डेवलप हो जाएगी। अब उसके बाद में वो क्या करना चाहेगा, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फायदे की बात यह है कि उसके अंदर में बचपन से स्किल आने के कारण वो पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरी बात, उसके बाद का जो 4 साल का कोर्स है वो रहेगा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। हम
ये सोचते हैं कि सर 10वीं और 12वीं इसका जो बोर्ड का एग्ज़ाम था कहीं वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। डेफिनेटली नहीं होगा। 10वीं का एग्ज़ाम का जो बोर्ड है नॉर्मल वही रहेगा और 12वीं का भी है वो भी रहेगा। बोलने की बात है कि 10वीं का बोर्ड खत्म हो रहा है, लेकिन साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी जिसको अपन सेमेस्टर पैटर्न के नाम से जानते हैं। बाद में जो आने वाला 12वीं का बोर्ड है उसके बाद में फील्ड खुलते थे, जब BCom, BSc, BA, ये जो ग्रेजुएशन कोर्स आता था ये जनरली हम जानते थे कि 3 साल का रहता था। अब इस 3 साल के डिग्री कोर्स को 3 तरह से बांटा गया है। 3 तरह का मतलब है कि जब आप फर्स्ट ईयर करते हो तो एक सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा, जब सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हो तो ये डिप्लोमा कोर्स कहलाएगा, और जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो इसको अपन बोलेंगे कि लास्ट का फाइनल ईयर डिग्री का ईयर है ये। अब 3 साल की डिग्री करने के बाद में आपको कंप्लीट 3 ईयर का डिग्री मिल जाएगा, लेकिन ये डिग्री सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रोल प्ले करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए या फिर कहीं पे भी जॉब चाहिए वहाँ के लिए, लेकिन कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स हो जाएगा 4 साल में। अब ये चौथा साल किस में ऐड होने वाला है? ये होने वाला है रिसर्च एंड फील्ड में। रिसर्च सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसको ऐड करने के बाद में उसकी कंप्लीट 4 साल की डिग्री बनेगी, और कंप्लीट 4 साल की डिग्री करने के बाद अगर वो पीजी करना चाहे तो उसके ऑलरेडी जो 2 साल का पीजी होता था, फॉर एग्जांपल अपन MA MSc की बात करते हैं, जो 2 साल का होता था अभी वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रह जाएगा। इस 1 साल का MA करने के बाद में उसके ऊपर एक चांस रहेगा कि कहीं तो भी उसके बाद में जो हम MPhil के थ्रू PhD तक जाते थे, आज वो MPhil की एग्जाम उसको नहीं देना पड़ेगा। MPhil की एग्जाम न देते हुए अगर वो MA करता है तो वो डायरेक्ट एंट्री कर पाएगा PhD में, वो डायरेक्ट एंट्री कर पाएगा PhD में। एक उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फायदा, प्रॉफिट मतलब फायदा, और ये अपने को तब होने वाला है जब अपन उस स्टेज तक के पहुंचेंगे। इसमें एक छोटी सी बात, जो इंसान ग्रेजुएशन करने के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करता था, किसी BA के फील्ड में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल्स हो गया, अब उस फील्ड में जो हमको प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए थे, उस सब्जेक्ट के तहत अगर हमको किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज करना है, लाइक एज हम अगर फर्स्ट ईयर में वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, इस फर्स्ट ईयर के तहत अपन ने कोई सब्जेक्ट चूज कर लिए और उसी में अपने को करियर बनाना है, तो आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने का भी मौका मिल रहा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के तहत। ये टोटली लागू होने वाला है आने वाले 2 साल के अंदर में। 2 साल का मतलब ये है कि अभी जो 20 चल रहा है, 22 में इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा और 23 से इसको लागू करने का पूरा प्लान है। अब जानने वाली बात यह है कि जितना भी हम अभी तक के देखे एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के तहत, कुछ ऐसे बदलाव भी है जिसके कुछ इम्पैक्ट भी होने वाले हैं, और जनरली एक नया जुनून रहेगा, एक नया जोश रहेगा कि हम आने वाले एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से पढ़ पाएंगे। अब ये सब देखने के लिए भी मिलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझा है कि इस बारे में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, अभी तक के इंडिया ने कभी भी अपने GDP का 6% तक के एवरेज एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम पे लगाया ही नहीं था, लेकिन इस बार की उनकी घोषणा है, भारतीय सरकार की घोषणा है कि इस बार का GDP जो इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे, वो भारत के GDP का 6% होगा। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि भारत सरकार जितना बोलती है उतना जरूर करे, क्योंकि 6% लगाने के बाद में कहीं ना कहीं जरूर डेवलप होगा। और इसी के साथ में जो आपने जानते हो कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय, वो एक ऐसा मंत्रालय था जो लगभग सभी चीज़ें संभालने का काम करता था। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय। इस शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे माननीय अभी के प्रेजेंट के मंत्री है रमेश पोखरियाल, इनका ये डिसीजन था कि कहीं ना कहीं अभी के हालात में चलने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ बदलाव किए जाए। उनका आइडिया था, अच्छी बात है, और इस आइडिया को लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे। आई होप कि ये जो नया सिस्टम आया है शिक्षा नीति का, इस सबके जीवन में खुशहाली लेके आएगा, और कहीं ना कहीं इसका सभी पढ़ने वाले बच्चों को, आगे भविष्य बनाने वाले बच्चों को ये फायदेमंद होगा। इसी के साथ हम अभी आज की वीडियो के अंतर्गत इन मुद्दों पर फोकस डाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर समझा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे कई वीडियो लाते रहेंगे नए नए टॉपिक पे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।